हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो ऑफ प्रपोर्शन। एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा प्रपोर्शन हम लोग खत्म करने वाला है। देखते हैं कि प्रपोर्शन में क्या है। अगर हम लोग बात करें प्रपोर्शन में तो इसका लिंक होता है रेशियो के साथ। पिछले 6 लेक्चर्स के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखते हैं कि प्रपोर्शन का मतलब क्या। यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर मैं आपको कुछ रेशियो दूं, जैसे कि अगर मेरे पास 2/4 हो और अगर मेरे पास 1/2, अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक्चुअल में है तो सेम ही। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये दो अलग अलग रेशियो है बट बोथ आर इक्वल। और जब कभी भी आप इस तरीके से दो या फिर दो से ज्यादा रेशियो के बीच में इक्वल टू का साइन लिखते हो तो उसे हम लोग कहते हैं प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन में और कुछ नहीं होता है। जब कभी भी आपके पास दो या फिर उससे ज्यादा रेशियो है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो उसे कहना है प्रपोर्शन। कुछ सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर देखते हैं साथ में कि क्या है। सबसे पहली चीज जब हम लोग प्रपोर्शन के अंदर देखेंगे वो होगा 4 नंबर्स इन प्रपोर्शन। 4 नंबर प्रपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं कहूं कि 4 नंबर ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन। कब होता है, कैसे होता है? ये तब होता है जब क्या होना चाहिए? प्रपोर्शन यानी कि दो चीज, रेशियो हो और इक्वल हो। तो 4 नंबर है तो रेशियो कैसे होगा? तो रेशियो होने वाला है ए बाई बी, ये पहला रेशियो। दूसरा रेशियो होगा सी बाई डी। 4 नंबर है ए बी सी डी, तो इस तरीके से रेशियो होगा और बीच में होगा इक्वल टू। तो प्रपोर्शन का मतलब रेशियो है, रेशियो के बीच में इक्वल टू। सो व्हेनेवर यू हैव 4 नंबर इन प्रपोर्शन, उसका मतलब ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होने वाला है। और इसी चीज को अगर आप नोटेशन में लिखना चाहो तो नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है। आप ये कहते हो कि a इज टू बी, इक्वल टू की जगह पर 2 बार इज टू लिखा जाता है। इसका मतलब हो गया इक्वल टू c इज टू b। a b c d आर इन प्रपोर्शन मींस a इज टू b इक्वल टू c इज टू b। यहां पर ये जो पहला नंबर है उसे हम लोग कहते हैं कि दिस इज फर्स्ट प्रपोर्शन। ये आपका फर्स्ट प्रपोर्शन है। बी यानी कि ये सेकेंड है, सी यानी कि थर्ड है, डी यानी कि ये होगा आपका फोर्थ प्रपोर्शन। ये होगा आपका फोर्थ प्रपोर्शन। इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो नंबर्स बीच में होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कि ये मीन प्रपोर्शन है। यानी कि बी और सी क्योंकि वो बीच में आ रहे हैं इसलिए उनको मीन कहा जाता है। और उसी तरीके से जो एंड में आते हैं, जैसे कि ये ए और डी, जो नंबर एंड में आते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। और अगर मैं यहां पर ये करूं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a इंटू डी विल बी सेम एज b इंटू सी। a इंटू डी विल बी सेम एज b इंटू सी। तो जब 4 नंबर प्रपोर्शन में है तो हमें क्या समझ में आया? 4 नंबर जब प्रपोर्शन में है हमें यह समझ में आया a इंटू डी, यानी कि जब एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर किसके बराबर होगा? तो उसका आंसर होगा मीन के प्रोडक्ट के बराबर, b इंटू सी। तो यहां पर हमें प्रपोर्शन की सबसे पहली प्रॉपर्टी पता चलती है कि जब कभी भी आप प्रोडक्ट ऑफ मीन करोगे वो बराबर होगा किसके? इट वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। राइट? तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। प्रपोर्शन का मतलब समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मानो कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास नंबर है 1 2 3 6, क्या मैं कह सकता हूं कि ये नंबर प्रपोर्शन में है? अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा? चेक करने के लिए मैं ये देखूंगा कि a बाई बी यानी कि 1/2 इज इक्वल टू c बाई डी यानी कि 3/6। क्या ये चीज हो रही है? क्या ये चीज सही है? इफ यस, माय एग्जांपल इज करेक्ट। राइट? क्या करना है? पहले दूसरे का रेशियो तीसरे चौथे के अगर बराबर है तो हम लोग कह देंगे कि दे आर इन प्रपोर्शन। मानो कि और एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, इफ आई टेक एन एग्जांपल लाइक दिस, इफ आई टेक अ क्वेश्चन। मानो कि अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि मेरे पास नंबर है 5 6 एंड आई विल से लेट्स से 15 एंड फोर्थ प्रपोर्शन, चौथा नंबर जो है प्रपोर्शन का, मुझे ढूंढना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि भाई a बाई बी यानी कि 5/6 इज इक्वल टू 15 बाई क्वेश्चन मार्क।
और आंसर लाने के लिए क्या करना है, तो आंसर लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क ऊपर जाएगा, 6 यहां जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15 into 6 by 5, the answer is going to be 18, राइट। तो फोर्थ प्रपोर्शन जो है यहां पर वो 18 का होने वाला है, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन, 4 नंबर इन प्रपोर्शन। बट अगर 4 नंबर के बारे में बात करोगे तो 3 नंबर को जरूर बुरा लगेगा, तो क्या करते हैं ना भाई, 3 नंबर के बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। जब 3 नंबर होता है तब हम लोग ये नहीं कहते कि बाबा वो प्रपोर्शन में है, वी से दैट कि इट इज गोइंग टू बी इन कंटीन्यूअस प्रपोर्शन। हम लोग ये कहते हैं कि 3 नंबर ए बी एंड सी आर इन कंटीन्यूअस प्रपोर्शन। तो पहली चीज, प्रपोर्शन का मतलब रेशियो, रेशियो के बीच में इक्वल टू, बट कंटीन्यूअस का मतलब ये होता है कि आपका पहले दूसरे का जो रेशियो है, यानी कि ए टू बी जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा दूसरे तीसरे के रेशियो के बराबर। यानी कि जो दूसरा नंबर है वो कंटिन्यूअस यूज होता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस प्रपोर्शन कहा जाता है। तो a by b इक्वल टू b by c, दैट इज द मीनिंग ऑफ 3 नंबर्स इन कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। अगर मुझे इस चीज को नोटेशन में लिखना है तो मैं ऐसा लिखता हूं कि भाई a is to b इक्वल टू b is to c। ये a हो गया आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, बी हो गए आपके सेकेंड प्रपोर्शन, जिसे हम लोग मीन भी कहेंगे, बिकॉज बीच में है इसलिए मीन कहेंगे। सी जो हो गया वो आपका थर्ड प्रपोर्शन। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये ए और सी को क्या कहना होगा, ए और सी क्योंकि एक्सट्रीम पर है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रीम प्रपोर्शन। वापस से वही चीज, अगर मैंने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल जाएगा a इंटू सी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू b इंटू बी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन, राइट। सो मुझे मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं यहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल चूज करूंगा 3 नंबर्स इन प्रपोर्शन, जो है अनिल कपूर प्रपोर्शन, विच इज नथिंग बट 1 2 का 4। क्या ये सही है कि नहीं, कैसे चेक करूं, तो मुझे ये चेक करना होगा कि 1/2 पहले दूसरे का रेशियो बराबर दूसरे तीसरे का रेशियो हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है इसका मतलब मेरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो सही है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल एग्जाम्पल वेयर वी आर लर्निंग अबाउट 3 नंबर्स इन कंटिन्यूअस प्रपोर्शन। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जब कभी भी आपके पास 4 नंबर एबीसीडी प्रपोर्शन में होते हैं, जब एबीसीडी प्रपोर्शन में होता है तब हम लोग ये प्रपोर्शन के अंदर कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो हमने सीखी क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि द ए इंटू डी अगर करोगे तो किसके बराबर होगा, तो बी इंटू सी। यानी कि हम लोग ने ये सीखा द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ मीन। बट इसके बाद अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, पता है, अगर मैं चाहूं तो मैं दोनों जगह पर उसको उल्टा कर सकता हूं, यानी कि इनवर्स कर सकता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं इनवर्टंडो, जिसे हम लोग कहते हैं इनवर्टंडो। इनवर्टंडो यानी कि इनवर्स कर देना, उल्टा कर देना। तो अगर a बाई बी था तो मैं उसका कर दूंगा b बाई ए, सामने c बाई डी था तो मैं उसका कर दूंगा d बाई सी। उल्टा कर देने की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनवर्टंडो। उसके बाद आप एक चीज और कर सकते हो यहां पर, वो क्या पता है, कि आप सिर्फ दो को इंटरचेंज कर दो, यानी कि बी और सी की जगह को इंटरचेंज कर दो, अल्टर कर दो, अल्टर कर दो, इसलिए हम लोग इसको नाम कहते हैं अल्टरनंडो, अल्टरनंडो। आप ये मत समझो कि मैं किसी को गाली दे रहा हूं, ये समझो कि भाई ये अजीबोगरीब नाम है, नाम को सिर्फ याद रखना होगा, कहीं एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बिकॉज आईसीआई मॉड्यूल में है। तो अल्टरनंडो का मतलब होता है कि आपको यहां पर अल्टर करना है, तो ये हो जाएगा a बाई सी इक्वल टू b बाई डी। अब ये होने के बाद हमारे पास और एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो, राइट। ये नंडो नंडो खत्म नहीं होगा, अब आ रहा है हमारे पास कंपोनेंडो। ये कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, कंपोनेंडो का मतलब होता है कि ऐड करना। क्या ऐड करना, कि नीचे वाला नंबर ऊपर ऐड करना। कंपोनेंडो का मतलब होता है कि नीचे वाला नंबर ऊपर ऐड करो, तो a प्लस बी, नीचे वाला नंबर को क्या रखना है, तो एज इट इज। अगर एक जगह पर करोगे तो सामने भी करना होगा, तो यहां पर भी कर दो, तो ये हो जाएगा c प्लस डी डिवाइड बाय।
तो ये हो गया हमारा कंपोनेंडो। कंपोनेंडो मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर ऐड करना होगा। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आपके पास आएगा, ऐड किया ना तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना होगा, तो अब आएगा आपके पास डिविडेंडो। ये डंडो डंडो डिविडेंडो। डिविडेंडो का मतलब क्या होगा कि यहां पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाई डी। तो जब नीचे वाला नंबर ऊपर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं डिविडेंडो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और दो प्रॉपर्टी बन रही है, टेंशन मत लो, नाम सिर्फ याद रखना है। यहां पर हम लोग कहेंगे कि अब नई प्रॉपर्टी आ रही है भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों साथ में लिखा हो, बट जो चीज आगे लिखी है वो ऊपर करना है। कंपोनेंडो मींस ऐड, डिविडेंडो मींस सब्ट्रैक्ट। कंपोनेंडो आगे लिखा है तो उसका मतलब ऊपर करोगे ऐड तो a प्लस बी, डिविडेंडो के लिए सब्ट्रैक्ट बट नीचे, तो इट इज a माइनस बी। जो यहां करोगे वो सामने करना होगा, इसलिए हो जाएगा ये c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस डी। अब बुरा लग रहा है माइनस को कि मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हो, भाई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग आखिरी प्रॉपर्टी के लिए, तो ये होगा डिविडेंडो कंपोनेंडो, यानी कि जो चीज आगे लिखी है वो पहले करो। डिविडेंडो यानी कि माइनस, तो इट इज गोइंग टू बी a माइनस बी ऊपर, कंपोनेंडो यानी कि प्लस लेकिन नीचे, तो इट इज a प्लस बी नीचे। सामने देखोगे तो ये हो जाएगा c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। तो ये क्या है कि ये कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है जो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसीलिए नाम के साथ याद रखो, ऐसे मॉड्यूल में इनके नाम पूछे। ठीक है, सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। ये टेबल है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से लिखी गई है। अल्टरनेंडो यानी कि अल्टर, अल्टर यानी कि दो को एक्सचेंज करना, कंपोनेंडो यानी कि ऐड, डिविडेंडो यानी कि सब्ट्रैक्ट। जो आगे लिखा है वो ऊपर करना है, इस चीज को याद रखेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। ठीक है, सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम लोग आखिरी दो प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, नाम है उसका अडेंडो एंड सब्ट्रेंडो। ये दोनों जो प्रॉपर्टी है प्रपोर्शन के अंदर होती है, बहुत यूजफुल होती है। बात करते हैं उनके बारे में। प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि अगर मानो कि मेरे पास कुछ रेशियोज है, जैसे कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, और मानो कि इन रेशियो का जो नंबर है वो दे दिया है इक्वल टू, तो यहां पर एक एडेंडो नाम की प्रॉपर्टी आती है। ये एडेंडो नाम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो ये प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि अगर आप ऐड करोगे किसको, तो न्यूमरेटर को ऐड करोगे, तो मैं बोलू ए सी और ई। अगर आप सारे न्यूमरेटर्स को ऐड करते हो, एडेंडो है तो ऐड करोगे, अगर न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर को बुरा लगेगा, तो भाई उनको भी ऐड कर दो। अगर आप डिनोमिनेटर को भी नीचे ऐड कर दोगे तो क्या होगा, एडेंडो ये कहता है कि अगर आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करते हो, तो ऐसा करने के बाद जो नया रेशियो बनता है उसका जो आंसर होता है वो आंसर सेम ही रहता है। जो पहले रेशियो का आंसर था वही आंसर यहां पर भी रहेगा। राइट, तो एडेंडो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जो ये कहता है कि अगर आप सभी चीजों को ऐड कर देते हो फिर भी रेशियो बदलता नहीं। ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद है। रीजन क्या है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट दिखने वाले प्रॉब्लम को सिंपल बना सकती है। किस तरीके से, देखो यहां पर मानो कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता सॉरी, अगर मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूं, क्वेश्चन इस तरीके से है कि इफ आई हैव a बाई बी प्लस सी इक्वल टू b बाई a प्लस सी इक्वल टू c बाई a प्लस बी, और मानो कि ये जो रेशियोज है उसका आंसर इक्वल टू k है, और क्वेश्चन में आपको इस k की वैल्यू पूछी गई। एक अप्रोच हो सकता है कि आप यार अज्यूम करो और आंसर तक पहुंचो, बट दूसरी और एक इजी चीज यहां पर ये हो सकती है कि आप यहां पर एडेंडो को यूज करो। अगर आप यहां पर एडेंडो को यूज करते हो तो एडेंडो ये कहता है कि भाई ऊपर वाला ऊपर ऐड करो, तो a b c, a प्लस b प्लस c, नीचे वाले नीचे ऐड करो b प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस बी। अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि a दो बार है, b दो बार है, c भी दो बार है, यानी कि मुझे पता चला कि भाई a b एंड c तीनों के तीनों दो बार आ रहा है। राइट, तो मैंने ऊपर वाले ऊपर ऐड कर दिए, नीचे वाले नीचे ऐड कर दिए। एडेंडो ये कहता है कि फिर भी रेशियो रहता तो सेम ही है, और इस k की वैल्यू ढूंढनी है तो मैं यहां पर ये देखता हूं कि ऊपर है a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ये a प्लस बी प्लस सी अगर मैं काट देता हूं तो मेरे पास k बचेगा, ऊपर 1 नीचे 2, ये होगा आपका फाइनल आंसर।
राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए आप इस एडेंडो को यूज कर सकते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी है प्रपोर्शन की एडेंडो। अब इस एडेंडो के बाद अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट बोलता है, तो मुझे क्यों नहीं लिया भाई, तो उसको भी ले लेते हैं। सब्ट्रैक्टेंडो के अंदर आप क्या करते हो, तो सब्ट्रैक्टेंडो के अंदर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, यानी कि आपने ऊपर a माइनस सी माइनस डी। याद रखना जो चीज ऊपर करते हो वही चीज नीचे भी करनी होगी, तो इट इज डी माइनस एफ। बट फिर भी रेशियो क्या रहेगा, रेशियो तो सेम ही रहने वाला है। यही हमारी बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडेंडो एंड सब्ट्रैक्टेंडो। जो चीज कर रहे हो ऊपर और नीचे अगर सेम है तो रेशियो बदलता नहीं है, ये होती है हमारी प्रॉपर्टी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अगर मैं सच कहूं तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं कवर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग आईसीआई मॉड्यूल के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको टेस्ट के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, द नंबर विच हैज सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। बहुत ही प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है, सब वर्ड प्ले किया गया है। यहां पर उन्होंने ये बोला है द नंबर, यानी कि एक नंबर ढूंढना है विच हैज सेम रेशियो टू 26, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका रेशियो 26 के साथ जो है वो सेम है, किसके बराबर है, दैट 6 हैज टू 13। यानी कि उन्होंने बोला एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका रेशियो 26 के साथ सेम है, किसके बराबर है, तो 6 हैज टू 13, यानी कि 6 13 का जो रेशियो है वही रेशियो उसका 26 के साथ। आंसर ढूंढने के लिए क्या करोगे, तो आप कर दोगे सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, बट उससे पहले 13 2 जा 2 अगर यहां पर गया तो ये हो जाएगा 12, क्वेश्चन मार्क वैल्यू इज 12 व्हिच इज नन ऑफ द राइट। ऑप्शन में कोई भी नंबर नहीं दिया गया था, इसलिए द नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। आईसीए मॉड्यूल का प्रॉब्लम उठाया मैंने वैसे प्रॉब्लम सिलेक्ट किया जहां पर स्टूडेंट को यूजुअली डाउट होता है, जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है वो सारे मैंने उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस इज व्हाट, चौथा प्रपोर्शन क्या होगा ये पूछा है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देखो पहला नंबर दिया है 2a, दूसरा है a², तीसरा है c एंड चौथा नंबर क्या होगा पूछा। हमने प्रॉपर्टी क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि पहले दूसरे का रेशियो, यानी कि पहला है 2a डिवाइडेड बाय a² इज इक्वल टू तीसरा है c और चौथा पूछा गया। हमें इन नंबर्स को ढूंढना है, इस क्वेश्चन मार्क को ढूंढना है, कुछ नहीं करेंगे सीधा जितना सिंप्लीफाई कर सकता है करता है। तो a एक बार उड़ गया, ये होने के बाद a को ऊपर 2 को नीचे क्वेश्चन मार्क को ऊपर, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू a इंटू सी डिवाइड बाई 2 जो दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। फोर्थ प्रपोर्शन यानी कि आखिरी वाला क्वेश्चन मार्क था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर तक पहुंचो, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ नंबर, ये रीसेंट अटेम्प्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर आर गिवन लाइक दिस, देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, x की वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले 1/2 1/3 1/5 एंड 1/, ये x, ये चारों नंबर अगर प्रपोर्शन में है तो हमने एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी सीखी थी। प्रॉपर्टी क्या थी, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 इंटू 1/x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि 1/3 इंटू 1/5। ये होने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहां पर हमें x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए तो आप x को सामने ले लोगे, ये 5 3 हो गया 15, उसको ऊपर ले, तो आपके पास x ऊपर है 15 और नीचे बचा है आपके पास 2, 15/2 दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो यहां पर हमने 4 नंबर इन प्रपोर्शन की सबसे पहली प्रॉपर्टी यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को यूज किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैं सच कहूं तो ये एक रेशियो का क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी हमने आगे देखी है ऑलरेडी कि भाई अगर a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, ये मैंने रेशियो के लेक्चर्स के अंदर कवर किया था कि जब कभी भी आपको ऐसा दिया जाए तो उसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली आपको बोला है कि a:b:c जो है ऊपर वाले का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, तो नीचे वाले के रेशियो के बराबर होता है, तो इट इज 3:4:7। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर
वंस यू गेट दिस रेशियो, आंसर कैसे ढूंढना है, तो पूछे गए क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ए की जगह पर 3, बी की जगह पर 4, सी की जगह पर 7 एंड डिवाइडेड बाय सी की जगह पर 7। ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 14/7, दैट इज 2, व्हिच इज योर ऑप्शन सी। ये हमारे रेशियो के अंदर कवर किया गया कॉन्सेप्ट था जो प्रोपोर्शन के अंदर भी आता है। ठीक, तो ये इजी सा क्वेश्चन हमने किया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी आज की इसके बाद जो टेस्ट मिलेगा उसके अंदर भी मिलेंगे, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे जरूर अच्छे से ध्यान दीजिए, समझो। समझना जरूरी है एक क्वेश्चन को नहीं, बट उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि P by Q equal to R by S, which is equal to 2.5 by 1.5. What is the value of PS is to QR? PS is to QR की वैल्यू उन्होंने पूछी है। तो यहां पर मैं ये देखता हूं कि भाई सबसे पहले PS QR की वैल्यू पूछी है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना कि भाई इट इज P by Q into S by R। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। दिया गया ये है कि भाई P by Q एंड R by S जो है वो दिया गया है हमें 2.5 डिवाइड बाय 1.5। यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि भाई P by Q जो है वो 2.5 to 1.5, और अगर उन्होंने ये बोला है कि R by S इतना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो S by R है वो कितना होगा, इट इज 1.5 डिवाइड बाय 2.5। तो अगर मैं यहां पर ये चीज को देख रहा हूं तो P by Q तो 2.5 डिवाइड बाय 1.5, S by R तो उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, और जब रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ कटेगा जीवन में से, और एक बार जीवन में कट जाए तो क्या बचता है, तो 1 1 बचता है। 1:1, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। राइट, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अगर कहीं फिर भी डाउट डिफिकल्टी होती है तो आपको वो क्वेश्चन जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इस क्वेश्चन में फिर भी डाउट हो, मैं जरूर उसके और डिटेल सोल्यूशन, और कहीं आपकी जो मिस्टेक होगी या फिर कहीं आपको समझने में दिक्कत होगी तो मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि भाई 5x minus 3y डिवाइड बाय 5y minus 3x इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y। बहुत ही अच्छा लगने वाला क्वेश्चन है, बट मैं कहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूं तो वो आपको शायद बुरा लगेगा, राइट, कि सर आप ही सभी सॉल्व कर रहे हो, तो आई एम लाइक नहीं बाबा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे इसका आंसर बताओ कि सर हाँ आपने जो पूछा था उसका आंसर ये है। हिंट अगर देना चाहूं तो मैं हिंट आपको दे दूंगा कि भाई सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपका काम हो जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर तक पहुंचो। वीडियो को पहले पॉज कर दो, पहले इसको सॉल्व करना, फिर ही वीडियो को आगे लेके जाना। ठीक है, हिंट मैंने बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, इसीलिए इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। हिंट मैं आपको दे चुका हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर तक पहुंचना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। अगेन द क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। तो क्वेश्चन अगर सेम टाइप का है तो मुझे लग रहा है कि सर आप बोलोगे सर नहीं करो आप, हम करेंगे। तो मैं बोला क्यों नहीं बाबा, आपको ही करना होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सिमिलर ऐसा क्वेश्चन किया है, तो आप क्या करना, मुझे ये बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने पूछा है, दिस इज गोइंग टू बी माय क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इसका देना है, फिर कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 करके इसका आंसर भी आपको मुझे देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट सेक्शन में डाल दो जो भी इसका आंसर है। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो, वो वीडियो होने के, वो आंसर होने के बाद आप इसका भी आंसर सॉल्व करेंगे। वीडियो यहीं पर ही पॉज कर दो, आंसर लाओ, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर दोगे, उसी के बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन भी अगर हम लोग देखें तो मैंने रेशियो के अंदर ट्रिक दिया था आपको इसके रिलेटेड। क्या बोला गया है कि x is to y equal to 2 is to 3, y is to z is 4 is to 5। ये ब्रिज ऑफ द रेशियो वाला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने इसको कवर किया था। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बोलूं कि सॉल्व किए बिना भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले x is to y 2 is to 3 में अगर आप देखोगे x y z पूछा है, तो सबसे पहला तो x is to y है, तो जो भी आंसर होगा उसके अंदर अगर आप देखोगे
तो x और y का रेशियो 2:3 का होना चाहिए, तो यहां पर है तो ये आंसर हो सकता है। ये 2:3 नहीं है तो ये आंसर पक्का नहीं, ये भी 2:3 नहीं है तो ये आंसर पक्का नहीं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट है y:z। दूसरा और तीसरा नंबर का रेशियो जो है y:z यानी कि 4:3 होना चाहिए। क्या ये 4:3 है? क्योंकि ये 4:3 नहीं है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। राइट, तो जब कभी भी आपको ऐसे कुछ रेशियो दिया है और ब्रिज करने को पूछा जाता है तो ब्रिज के अंदर ये ट्रिक आप लगा सकते हो, क्या भाई कि ऑप्शंस में से देखो कौन सा आंसर हो सकता है, गो फॉर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करो आंसर्स को। राइट, जो नहीं है उसको हटा दो, जो बचेगा वो आंसर होगा। ये आप ब्रिज ऑफ रेशियोज के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक की जैसा देख सकते हो कि भाई ऑप्शंस में से देखो कौन वो रेशियो मैच कर रहा है, जो मैच करेगा वही आंसर बनने वाला है। ठीक है, चल, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ट्राई करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को और इसी तरीके से ब्रिज ऑफ रेशियो की प्रॉब्लम आप बहुत इजीली बना पाओगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोला गया द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन इज 150। 10 years ago their ages were in the ratio of 7:8:9, their present age are। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं बोलूँ सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच रखने चाहिए। एक हो सकता है कि स्कूल अप्रोच से जाओ, अपने एक्स को याद करो, इक्वेशन बनाओ और आंसर तक पहुंचो। दूसरा अप्रोच जो होता है वो होता है ट्रायल एरर की तरफ जाना। आपको ऑप्शंस में से कोई एक नंबर होगा जो आपको आंसर तक पहुंचा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायल एरर करेंगे। ऑप्शन जो है उसको देखेंगे, ऑप्शन ए जो है उससे ट्रायल एरर करता है। अगर मानता है कि इट इज 45, 50 एंड 55, इफ दिस इज द करेक्ट आंसर, उन्होंने बोला सम ऑफ देयर एजेस 150, क्या इनका सम करने पे 150 हो रहा है क्या? अगर आप इसका सम करोगे तो 150 हो रहा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, द सम ऑफ देयर एजेस 150 हो गया। फिर उसके बाद 10 इयर्स अगो चलना है, तो अगर मैं यहाँ पर 10 ईयर पीछे चल रहा हूं, अगर मैं 10 साल पीछे चला जाऊं तो उसकी एज क्या हो जाएगी, 35, 40 एंड 45। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, द रेशियो आर 7:8:9, उनका रेशियो 7:8:9 होना चाहिए, तो ये 5 7 5 8 5 9 ये 7 8 9 का रेशियो बन रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वही होगा आपका सही आंसर। ठीक, तो समझना है कि अब हम लोग स्कूल में नहीं है, स्कूल से ऊपर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें ऑप्शंस को यूटिलाइज करना सीखना होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना आंसर तक पहुंचना सीखना, राइट। ट्रायल एरर करो, गेस वर्क करो थोड़ा कि नहीं ये आंसर होगा ये नहीं होगा, एलिमिनेशन करो, राइट। वो सारी चीजों के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर्स दिस आर नॉट इन प्रोपोर्शन, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन इज व्हाट, यानी कि उन्होंने बोला कि ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज उन्होंने बोला कि फोर्थ टर्म ऐसी क्या रख दूं कि वो प्रपोर्शन में हो जाए, यानी कि 42 की जगह पर ऐसा क्या रख दूं कि वो प्रपोर्शन में हो जाए। तो दिया है 14, 16, 35 और चौथा नंबर ऐसा क्या रखे कि वो काम चल जाए। तो हमें पता है कि भाई प्रपोर्शन में होता है तो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि 14 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 16 इंटू 35। ये 14 को सामने डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, तो 16 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 14, you will get the answer as 40. The question mark, the fourth number is nothing but 40. अगर आपका चौथा नंबर 40 है तो ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे, राइट। सिर्फ वर्ड प्ले अच्छा था इसलिए प्रॉब्लम किया, बाकी प्रॉब्लम तो बहुत इजी है, राइट। उन्होंने बोला था चौथा नंबर कौन सा होगा जो इसे प्रपोर्शन बना सके, तो हमने देख लिया कि आंसर इज गोइंग टू बी 40, विच इज योर ऑप्शन। ओके, चलो यहां पर बोला गया इफ x by y इक्वल टू z by w इंप्लाइज y by x इक्वल टू w by z, तो x y का yz कर दिया, उल्टा कर दिया, zw का wz कर दिया, यानी कि उसका भी उल्टा कर दिया। जब दोनों जगह पर उल्टा हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इनवर्टेंडो, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस, राइट। जब कभी भी दोनों को इन्वर्स कर दिया जाता है तब उसे कहते हैं इन्वर्टेंडो, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस। अल्टरनेंडो का मतलब एक को चेंज करना, कंपोनेंडो का मतलब ऐड करना, डिविडेंडो का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। बट ये प्रॉपर्टी नहीं थी, जो पूछा गया वो नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस है आईसीआई मॉड्यूल में, इसीलिए वो प्रॉपर्टीज को याद रखना जरूरी है।
चल आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि 4 स्टार 9 एंड 13.5 आर इन प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला है 4 स्टार, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, स्टार यहां पर क्वेश्चन मार्क जो ढूंढना है, एंड 9 बाय 13.5। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ढूंढनी है, क्या करोगे तो आपको पता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से जीवन सॉल्व हो जाता है यहां पर हमारा। तो क्वेश्चन मार्क इज कैलकुलेटर में 4 इंटू 13.5 डिवाइड बाय 9, राइट। तो आप करोगे 4 इंटू 13.5 डिवाइड बाय 9, द आंसर इज गोइंग टू बी 6, विच इज योर ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट ऐसे प्रॉब्लम आपको टेस्ट के अंदर मिलने वाले हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे क्या दिया है, कैसे दिया और क्या पूछा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हम लोग। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.4 एंड 5.6 इज व्हाट। मीन प्रपोर्शन यानी कि बीच का नंबर पूछे, तो 1.4 एंड 5.6 के लिए मीन प्रपोर्शन, बीच का नंबर पूछे, मतलब कि यहां पर तीन ही नंबर, अगर तीन ही नंबर है तो देयर आर 3 नंबर्स इन प्रपोर्शन। और जब 3 नंबर प्रपोर्शन में थे तो हमने क्या सीखा था भाई, a इंटू सी इक्वल टू बी का स्क्वायर, b इंटू बी यानी कि b का स्क्वायर। तो अगर आपको b यानी कि बीच का नंबर पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू सी। तो जब कभी भी आपके पास 3 नंबर हो, मीन प्रपोर्शन पूछा जाए, बीच का नंबर पूछा जाए, तो उसके लिए एक डायरेक्ट अप्रोच हर बार याद रखना कि a इंटू सी करना है, जो भी आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो बीच का नंबर मिल जाएगा। तो 1.4 इंटू 5.6, जो भी आंसर आया लिया स्क्वायर रूट, आंसर बन रहा है 2.8, विच इज योर ऑप्शन। ठीक है जी। तो जब कभी भी 3 नंबर हो, मेन प्रपोर्शन पूछा है, तो यही अप्रोच आपको रखना होगा। अगर मानो कि थर्ड प्रपोर्शन पूछा होता, तो सी पूछा है आपको, तो इस फॉर्मूला के अंदर रख दो तो काम हो जाएगा। ए पूछा है तो भी उस फॉर्मूला के अंदर रखो, लेकिन अगर बी पूछा है तो आप इसको यूज करो। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए याद रखेंगे, इट इज गोइंग टू बी बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। इस चीज को आपको यूज करते हैं। ठीक है, चल। So, two numbers are in the ratio of 3:4. If 6 is added to each of them, the new ratio becomes 4:5. बहुत ही प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो मैं कहूंगा कि ऑलवेज गो फॉर, एक तो मैंने यहाँ पर ट्रिक अप्रोच तो हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इजी अप्रोच होता है कि जाओ ना, ऑप्शंस देखो, ट्रायल एरर करो, खेल खत्म। सबसे पहले उन्होंने बोला है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। अगर आप ऑप्शन देखोगे, ये 3:4 तो नहीं है पक्का, ये भी 3:4 नहीं है, ये है 6 3 एंड 6 4, तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये 3:4 में है। तो मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, 6 इज एडेड, 6 ऐड कर देता हूं दोनों के अंदर। 6 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30, और इसका रेशियो क्या हो गया, तो ये 6 4 एंड 6 5, 4:5। सब कुछ बैठ रहा है, इसलिए यही आंसर सी। ठीक, तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, टू नंबर्स आर इन दिस रेशियो, दिस इज एडेड, व्हाट विल बिकम दिस, कुछ टेंशन नहीं लेना है। क्या करोगे आप, ट्रायल एरर की तरफ जाओगे, और उससे इजी कोई अप्रोच बनने वाला नहीं। ट्रिक हो सकता है, दे भी सकता हूं, बट हर बार काम करे ना करे, बट ये ट्रायल एरर हर बार बहुत अच्छे से काम करेगा, इसलिए उसी के लिए जाना। ठीक है, चल थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बोला गया, a/4 इक्वल टू b/5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? अगर आपको याद हो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा था कि ऊपर ऐड करते हो, नीचे सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उसे कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंड, राइट। बट कहीं पर भी उल्टा नहीं होता, जो चीज एक तरफ है वही चीज दूसरी तरफ होती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ऊपर ऐड, ऊपर सब्ट्रैक्ट, तो ये तो गलत है ना, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। ऊपर सब्ट्रैक्ट ऊपर ऐड, सामने सामने, गलत है। बट अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे तो ये देखो, कंपोनेंडो हो रहा है ऊपर, नीचे हो रहा है डिविडेंडो, क्योंकि यहां पर दोनों चीज सही से चल रही है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, राइट। चलो, ओके, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है ऐसे मॉड्यूल का जो हमें साथ में डिस्कस करना है।
यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से दिया है, दिस इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, परेशान करने वाला क्वेश्चन। चाहो तो हम लोग यहां पर कहीं ना कहीं एडेंडो सबटेंडो उस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी लगाते हुए आंसर तक जरूर पहुंच सकते हैं। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक इजी अप्रोच जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि क्वेश्चन के अंदर कहीं ये नहीं कहा है, कहीं भी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा है कि एबीसी क्या होनी चाहिए। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एबीसी, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट XYZ। सो मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूं कि भाई अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूम वाली मेथड लगा अज्यूम कर लेता हूं कि भाई ए बी सी मानो कि सबकी वैल्यू इक्वल है एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 1, बिकॉज ये कहीं चीज अगर ट्रू है सो इट शुड बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एबीसी। और अगर मैं देखता हूं कि अगर ए बी सी अगर सबकी वैल्यू सेम है, अगर सबकी वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, इट विल बी x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 1 व्हिच इज गोइंग टू बी x, बिकॉज ये कट गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 1 व्हिच इज गोइंग टू बी y, ये दोनों कट गया, y बाय 1 इज y। z डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों कट गया, इक्वल टू z। यानी कि मुझे ये पता चला जब a b c तीनों इक्वल टू 1 है तब x y z को भी इक्वल होना जरूरी हो जाएगा। और उसके बाद मुझे ये पता चला अगर एबीसी की वैल्यू 1 है, अगर वो चल रहा है तो उसका मतलब कि पूछी गई चीज के अंदर मैं एबीसी की जगह पर अगर 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा। अगर मैं देखूं b माइनस सी है, b माइनस सी तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 इंटू एक्स जो 0 हो गया, प्लस c माइनस ए दैट इज 1 माइनस 1 इंटू वाई दैट इज अगेन 0, again then it is 1 minus 1 into z which is again 0, 0 plus 0 plus 0 that is going to be 0 will be your answer, right? तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करते हैं जहां पर वो लेंदी तरीके से आंसर तो देता बट आंसर अल्टीमेटली तो यही आना। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज हमें पता है कि अगर जो भी आंसर है वो कोई भी वैल्यू ऑफ अगर एबीसी के लिए है तो हमने कोई भी रैंडम अच्छी वाली वैल्यू ढूंढ ली दैट इज एबीसी इक्वल टू 1 ले, जिससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, इसलिए हमने वो वैल्यू लेते हुए जो पूछा गया है उसका आंसर ढूंढा, राइट। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर कि अज्यूम कर लो, वैल्यू को अज्यूम कर लिया तो ठीक है। तो इसी के साथ मैं कहूंगा कि हमारा जो प्रपोर्शन था वो पूरा का पूरा वन शॉट के अंदर खत्म हो रहा है। बट मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखा, छोटा तो नहीं बोलूंगा बिकॉज ये अब तक का हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है, धीरे धीरे मैं साइज बढ़ाते रहूंगा टेस्ट का। यहां पर अगर आप देखोगे तो 15 क्वेश्चन का टेस्ट है, 15 से 18 मिनट देना है आपको। पहले तो अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, उसी के बेस पर टेस्ट होने वाला है। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आईसीआई मॉड्यूल में से रखे गए हैं या फिर पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन मैंने उठा के रखा है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। वंस यू गो विथ मी, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए मेरे साथ साथ, खत्म होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ये टेस्ट दे रहे हो, अगर आप उसमें अच्छा खासा स्कोर कर ले मतलब कि आपका ये प्रपोर्शन वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। तो तुरंत ही आपको ये टेस्ट दे देना है जितना हो सके उतना जल्दी। और एट द एंड मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये सीरीज ये कोर्स जो छोटा सा मैं बना रहा हूँ अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या करना होगा, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट इंडाइसेस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।